हेलो गाइस, होप दैट यू आर गुड। आज मैं आपको साउथ वजीरिस्तान के मसूद लोगों के डीएनए प्रोफाइल्स के बारे में बताऊंगा। और इस इन प्रोफाइल्स को मैच भी करूंगा, इनके जेनेटिक कजिन्स के बारे में बताऊंगा कि जेनेटिकली ये किन लोगों के ज़्यादा करीब है। इसके अलावा इनकी जो फादर की तरफ से जेनेटिक हिस्ट्री है वो क्या है, क्या इनका कोई जीविश कनेक्शन है यहूदियों के साथ, कोई ताल्लुक है जेनेटिकली, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये साउथ वजीरिस्तान के मसूद कबीले के एक बंदे का जो है जेनेटिक प्रोफाइल है। ये सरारोगा साउथ वजीरिस्तान के एक बंदे का प्रोफाइल है। ये एक और प्रोफाइल यहाँ पे आपको मिडल में नजर आ रहा है। तो इसका ब्रेकडाउन जरा स्टडी करते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसके डीएनए को जब हम देखते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट पोर्शन या बड़ा पोर्शन जो है किसका है, तो वो जगरोस न्यूलिथिक फार्मर का है। जगरोस माउंटेन्स, ईरान के अंदर जो माउंटेन्स हैं, यहाँ पे फार्मिंग इन लोगों ने इजाद की, इन फार्मर्स ने। न्यूलिथिक पीरियड में 7,000 और 13,000 साल के बीच में ये फिर ये आगे आए सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के इलाकों में। और यहाँ पे जो पॉपुलेशंस थी उनके साथ मिक्सअप हुए, तो वो ईरानी पोर्शन दूसरे पश्तून कबीलों की तरह जो है इन लोगों के अंदर भी डोमिनेंट है, ये ज्यादा है। लेकिन दूसरे पश्तून कबीलों में 40% से ज्यादा जाता है। यहाँ पे आपको 33.8 और 39.8% मसूदों के अंदर मिलता है, जो कि रिलेटिवली कम है। इसी तरह ईस्ट यूरोपियन जो एलिमेंट है 25.6 और 20.8% आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये रिलेटिवली जो है मतलब ज्यादा है इस सैंपल में। पर्टिकुलरली अगर आप देखें पठानों के अंदर ये 20% या 22% ईस्ट यूरोप के इलाकों में, जो इनके एंसेस्टर्स इन इलाकों से जो आए थे, रशिया और यूक्रेन के इलाकों से, ईस्टर्न यूरोप के इलाकों से, तो वो एलिमेंट, वो जेनेटिक एलिमेंट थोड़ा सा इनमें हावी है या ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा जो हावी एलिमेंट है, जो कि दूसरे पश्तून कबीलों में 50% जो है, इससे कम है, वो अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर का डीएनए है, जो यहाँ पे आपको मिल रहा है 19% के करीब, और यहाँ पे 15.4% के करीब। दूसरे पश्तून कबीलों में ये जो अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स है, जो न्यूलिथिक पीरियड 7,000 13,000 साल के बीच में आए थे, टर्की के इलाके से ये फार्मर्स आए थे। तो ये फार्मर्स पे इन पॉपुलेशंस के साथ जो यहाँ थी सेंट्रल एशिया में मिक्सअप हो गए थे। इनका डीएनए आपको दूसरे पठान कबीलों के मुकाबले में ज्यादा मिल रहा है इन मकसूदों के अंदर। इसका मतलब है कि ज्यादातर ये इंसेस्ट्री इन टर्किश सोर्सेज से, या टर्किश जो है मतलब फोर फादर्स जो इनके थे वहां से भी डिराइव कर रहे हैं। इसी तरह एंशियंट इंसेस्ट्रल साउथ इंडियन जो एलिमेंट है 11.4 और 11.8, ये रिलेटिवली कम है दूसरे पठान कबीलों के मुकाबले में। दूसरे पश्तूनों में ये तकरीबन 15% तक जाता है। कुछ में इससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन इनके अंदर कम है इससे। ये एंशियंट रेसिस्टल साउथ इंडियन जो लोग थे, ये कौन थे? ये अफ्रीकन लोग जो बहुत अर्ली माइग्रेट हो गए थे सेंट्रल एशिया में, और जो है मतलब इंडिया के इलाकों में 50,000 ईयर से भी पहले। ये वही ओरिजिनल लोग थे। और ये जो दूसरे लोग आए थे ऊपर, जो आप जितने ग्रुप्स देख रहे हैं, ये बाद में आते रहे और इन लोगों के साथ मिक्सअप होते रहे। और इसी तरह मुख्तलिफ जो है मतलब कबाइल जो है वो जन्म लेते रहे, मुख्तलिफ जेनेटिक्स जो है वजूद में आई। तो ये इससे ये लग रहा है कि ये एलिमेंट जो कि इनमें कम है दूसरे पश्तून कबीलों के मुकाबले में, तो ये कम मिक्सअप हुए हैं इन अफ्रीकन पॉपुलेशंस के साथ। इसी तरह कोकेसस हंटर गैदर जो कि इस रीजन के जो कोकेसस का रीजन है, जो रशिया का रीजन है, वहाँ से जो लोग इनके फोर फादर्स जो वहाँ के थे, हंटर गैदरर्स थे, उससे ये रिलेटिवली ज्यादा इंसेस्ट्री दूसरे पश्तून कबीलों के मुकाबले में डिराइव कर रहे हैं, तकरीबन 10% और 11.8%। दूसरे पश्तून कबीलों में ये 8% और 7% और 6% इस रेंज में होता है। इसका मतलब ये है कि इनकी स्टेप रीजन की, जो इन्हें रशिया और यूक्रेन और ईस्टर्न यूरोप के इलाकों के की जो एंसेस्ट्री है, वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा है दूसरे पश्तून कबीलों के मुकाबले में। और सेंट्रल एशिया की जो एंसेस्ट्री है ये भी ज्यादा है। ये एंसेस्ट्री के लिहाज से या कल्चर्स के लिहाज से, ब्रोंज एज सिंताशा कल्चर से ये 35.2% एंसेस्ट्री डिराइव कर रहे हैं। ये जो पिंक में नजर आ रहा है, ये सिंताशा कल्चर 2100 और 1800 बीसीई के बीच में जो कल्चर जो है मतलब डेवलप हुआ हुआ था। और ये लोग कहाँ से आए थे? ये भी यूरोप के इलाकों से आगे जो है मतलब माइग्रेट होके आए थे, और फिर कजाकिस्तान, और फिर आगे जो है मतलब ये कजाकिस्तान के बॉर्डर्स पे ये बमाक कल्चर, जो बाक्ट्रिया जिसको हम कहते हैं या बाख्तर कहते हैं, यहाँ पे एक कल्चर डेवलप हुआ।
जो 2300 और 1700 के बीच में था, यहाँ पे मिक्सअप जो है मतलब हुए। ये इसको हम सेंट्रल एशिया का इलाका कहते हैं। यहाँ पे ये जो बमाक लिखा हुआ है, तो ये साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया के जो साउथ सेंट्रल एशिया का इलाका है, वहाँ से भी सिग्निफिकेंट इंसिस्ट्री डिराइव कर रहे हैं। यानी ओरिजिनल इंसिस्टर इनके यहाँ से आए थे, संताशा कल्चर से, और फिर ये यहाँ पे आके बमाक कल्चर में जो है मतलब मजीद ये मिक्सअप हुए दूसरी पॉपुलेशंस के साथ। और फिर उसके बाद ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि बाद में इन कल्चर्स के बाद में बनी, तो उस इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी ये 21.8% जो है ये डिराइव कर रहे हैं। इन सैंपल्स को अगर आप देखें तो ये स्टेप इंसिस्ट्री 28.8 और 40% इज टू मच, वे टू मच। ये दूसरे पश्तून कबीलों में मैंने कहीं पे भी जो है मतलब ये नहीं देखा कि स्टेप रीजन से, यानी ईस्टर्न यूरोप के इलाकों से वो इंसिस्ट्री डिराइव कर रहे हो। सेंट्रल एशिया से भी आप देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंटली हाई इंसिस्ट्री ये डिराइव कर रहे हैं। जबकि ईस्ट एशिया से, चाइना और इस रीजन से ये कम, या मंगोलिया के रीजन से इनकी इंसिस्ट्री जो है वो कम है, यानी वहां से उनके आबाव अजदाद का ताल्लुक कम हो सकता है। अब फादर की तरफ से जब हम देखते हैं तो फादर की तरफ से इनके अंदर जो हैप्लोग्रुप्स इनमें डिटेक्टेड हैं। वैसे तो हैप्लोग्रुप्स फादर की तरफ से इनपुट जो है हर एक कबीले के अंदर मुख्तलिफ सोर्सेज से आया हुआ है और कई हैप्लोग्रुप्स हो सकते हैं, लेकिन इन डिटेक्टेड सैंपल में R2 है। जबकि पश्तूनों के दूसरे कबीलों के अंदर जो है R1A जो है डोमिनेंट हैप्लोग्रुप है। यहाँ पे R1A का ताल्लुक भी इन कल्चर से है, या इंडो आर्यन से है, या सिंताशा कल्चर से है। और वहां से ही रशिया और यूक्रेन के इलाकों से ही ये लोग जो है मतलब आगे आए, फिर बमाक और फिर ऑक्सस सिविलाइजेशन, आमू दरिया की तहजीब इन्होंने बनाई, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ मिक्सअप हुए। तो R1A इनमें नहीं है, ये R2, ये एक सेपरेट जो है, बहुत रेयर जो है मतलब ये एक पैटर्नल लाइन है। इसका मोस्ट कॉमन रीसेंट इंसेस्टर तकरीबन 4100 साल पहले बताया जाता है। एंशंट सैंपल्स में ये सूडान के कुछ एक सैंपल है जिसके अंदर ये डिटेक्ट हुआ है। ये आज की जो है मतलब पॉपुलेशंस के अंदर किन लोगों के अंदर प्रिवेलेंट है, तो पाकिस्तान में बुरोशो लोग या कैलाश के जो लोग हैं, इनमें डोमिनेंट जो है मतलब हैप्लो ग्रुप आपको R2 नजर आता है कि इन लोगों के अंदर है। इसके अलावा पश्तूनों में ये इन महसूदों के अंदर ये पाया जाता है। प्रोबेबली ये साउथ सेंट्रल एशिया का, ये उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और जो ताजिकिस्तान का इलाका है, यहाँ ही ये इवाल्व हुआ है। लेकिन आज के टर्की, आर्मीनिया, जॉर्जिया, ईरान के जो इलाके हैं, वहाँ पे भी ये पैटर्नल लाइन चल रही है। इनके फादर की तरफ से वहाँ से भी एक लाइन जो है मतलब इन इलाकों से इन लोगों की चली है। दूसरी पैटर्नल लाइन इनकी इंटरेस्टिंग है, वो G2B है, और ये जीविश कनेक्शन बताती है कि इन लोगों की एंसेस्ट्री जीविश भी हो सकती है, या कोई फाउंडर इफेक्ट हो सकता है कि कोई जीविश जो है मतलब बंदा यहाँ पे माइग्रेट हुआ और उससे कोई नस्ल जो है मसूदों के अंदर फैली हुई हो। ये जो G2B वाई क्रोमोसोम का पैटर्नल, यानी फादर की तरफ से जो हैप्लो ग्रुप है, ये अश्केनाजी जीव्स और मिज़राही जीव्स के अंदर डोमिनेंट है, बहुत ज्यादा तादाद में पाया जाता है। इस वजह से मैं ये जो है मतलब हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि जो जीविश जो है मतलब पॉपुलेशन है, ये ख्याल किया जाता है कि ये हैप्लो ग्रुप डेवलप भी जो है मतलब वहाँ पे हुआ जीविश पॉपुलेशन के अंदर। तो उस पॉपुलेशन से इनका ताल्लुक हो सकता है, और हो सकता है कि इनका जेनेटिक कनेक्शन यहाँ पे बन रहा हो। फादर की तरफ से कुछ जेनेटिक एलिमेंट्स जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि जीविश पॉपुलेशन के साथ बन रहा है। और ये जो है हैप्लोग्रुप G2B ताजिक्स, उज़्बेक, काकड़, पठानों में काकड़ और तरीन लोगों के अंदर भी कुछ लोगों के अंदर ये पाया जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इन बाकी जो है मतलब पश्तून कबीलों के अंदर भी अगर ये हैप्लो ग्रुप है, तो हैप्लो ग्रुप यानी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ये जो हैप्लो ग्रुप वाई क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, ये चेंज नहीं होते। इनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये एक लाइन जो है फादर्स की तरफ से आ रही है, वो पर्टिकुलर म्यूटेशंस इनके अंदर मौजूद है जो उन लोगों के अंदर जो कि 1000 ईयर पहले मौजूद थे, उनके अंदर थी। तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका कोई जीविश कनेक्शन डेफिनेटली जो है वो हो सकता है। अब अगर हम ये देखें कि ये जो लोग हैं, इनकी इनके जेनेटिक प्रोफाइल, ओवरऑल डीएनए लेके अगर हम मैच करें कि किन लोगों के साथ ज़्यादा मैच करते हैं, तो महसूद, ये जो सररोगा का सैंपल है, इसको अगर हम मैच करें तो अफगानिस्तान के पश्तूनों के साथ इनका ज़्यादा जो है मैच उनके साथ बनता है।
इसी तरह खटक नौशेरा के जो पश्तून हैं, पख्तिया के जो पश्तून हैं, बैटनी जो पश्तून हैं, उस्मान खेल जो पश्तून हैं, तो ये जेनेटिक डिस्टेंस बढ़ रहा है जैसे ही हम नीचे आ रहे हैं। तो इनका ताल्लुक जो है वो ज़्यादातर जो है मतलब इन पश्तून कबीलों के साथ ही इनका डीएनए जो है वो मैच कर रहा है, चाहे पख्तिया के हैं, नौशेरा के हैं, बैटनी पश्तून हैं। इसी तरह दूसरा वजीरिस्तान का जो सैंपल है उसको भी जब आप जेनेटिक जो है मतलब ओवरऑल जेनेटिक मेकअप की बुनियाद पे उसको मैच करते हैं डीएनए को, तो वो बैटनी पश्तूनों के साथ या पख्तिया अफगानिस्तान के जो पश्तून हैं उनके साथ मैच करता है। तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पामीरी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ताजिक लोग जो सेंट्रल एशिया के लोग हैं वहां से भी ये इनका जेनेटिक प्रोफाइल मैच कर रहा है और उनकी जेनेटिक इंसेस्ट्री वहां तक भी जाती है। इनके फोर फादर्स का ताल्लुक जो है वहां से भी था। वो आपने पिछले जो है मतलब स्लाइड में देखा कि काफी ज्यादा जो है मतलब इनके फोर फादर्स का या आबा अजदाद का ताल्लुक किसी सेंट्रल एशियन रीजन से था, या उससे आगे जो स्टेप रीजन से था, रशिया और यूक्रेन के रीजन से था। तो वहां से ये इंडस्ट्री डिराइव कर रहे हैं और ताजिक भी कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको क्लोज नजर रहा है। लेकिन ओवरऑल ज्यादातर जो पश्तून कबाइल हैं जो जिसमें पख्ती और बेटनी कबाइल के साथ या नौशेरा के कुछ पश्तूनों के साथ या अफगानिस्तान के पश्तूनों के साथ इनके जो जेनेटिक प्रोफाइल्स हैं वो मिलते हैं। पीसीए एनालिसिस भी हमें ये बताते हैं कि ये जो ताजिक सैंपल्स जो मखसूस सैंपल्स हैं, ये दूसरे पश्तून जो कबाइल यहाँ पे जिनका जिक्र है, बेटनी पख्तिया के या नौशेरा के जो पश्तून हैं, खटक पश्तून हैं, या नॉर्थ अफगानिस्तान के कुछ पश्तून या उस्मान खेल, इनके करीब करीब जो है उनके प्रोफाइल्स आते हैं। तो इनकी जेनेटिक हिस्ट्री जो है वो भी सेम हो सकती है। तो आज के जो है जस्ट ये दो स्लाइड थे जो इंफॉर्मेशन आई थी इन मखसूद कबाइल के मुतालिक कि इनका डीएनए जो है वो क्या कह रहा है, इनका ओरिजिन जो है वो कहाँ से है। तो ओरिजिन के बारे में भी मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो है सिंताशा कल्चर और सेंट्रल एशिया बमाक कल्चर से इनका जो है इनके एंसेस्टर्स का आबा अजदाद का ताल्लुक था, और फादर की तरफ से इनका जो जेनेटिक लिंक है वो जीविश पॉपुलेशन के साथ भी मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।